डेट है आज 16 जून 2023। ये सब टॉपिक कंप्लीट करेंगे इस क्लास में। फर्स्ट टॉपिक है आईएनएस विक्रमादित्य। ये प्रीलिम्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है और जीएस पेपर 3 के लिए। रिसेंटली इसे ऑपरेशनलाइज्ड किया गया है, मतलब काम में लाया गया है। 2.5 साल से ये काम में नहीं था, यूज में नहीं था, इसे रिपेयर किया जा रहा था। तो क्या है आईएनएस विक्रमादित्य और इसके फीचर्स के बारे में जानना है। ये आप जो देख रहे हो ये है आईएनएस विक्रमादित्य। ये है क्या? ये एयरक्राफ्ट कैरियर है। एयरक्राफ्ट कैरियर क्या होते हैं? एयरक्राफ्ट के बारे में तो आप जानते हो, जो हवा में उड़ता है उसे एयरक्राफ्ट बोलते हैं। जैसे एरोप्लेन हो गया, हेलीकॉप्टर हो गया, या कोई लड़ाकू विमान हो गया, कुछ भी हो सकता है एयरक्राफ्ट में। लेकिन ये तो हवा में नहीं उड़ता है, तो पानी में तैर रहा है। तो इसके नाम के पीछे कैरियर भी तो लगा हुआ है। कैरियर मतलब ढोने वाला, एयरक्राफ्ट को ढोने वाला। और कैसे ढोएगा? देखो जो ये प्लेटफॉर्म बना हुआ है, इस पे क्या है, एयरक्राफ्ट उतर सकते हैं और यहाँ से उड़ान भर सकते हैं। इसके क्या क्या फ़ायदे हैं? जैसे मान लो हमारे इंडिया की जो कोस्टल एरियाज़ हैं, ये वाला कोस्टल एरिया, बे ऑफ बंगाल वाला, अरेबियन सी वाला, यहाँ पे अगर मान लो ये एयरक्राफ्ट खड़े हुए हैं पानी में, तो यहाँ से हमारे जो हवाई जहाज़ हैं या लड़ाकू विमान है या हेलीकॉप्टर है, यहाँ उतर भी सकते हैं, लैंडिंग कर सकते हैं और टेक ऑफ भी कर सकते हैं, यहाँ से जा सकते हैं। क्योंकि देखो समुद्र में थोड़ी ना उतारा जा सकता है एरोप्लेन को, उसके लिए लैंड चाहिए, भूमि चाहिए। तो ये एयरक्राफ्ट उसी भूमि का काम करते हैं, यानी कि उनके लिए एक तरह से प्लेटफॉर्म, लैंडिंग करने के लिए और उड़ान भरने के लिए, टेक ऑफ करने के लिए। जो ये एयरक्राफ्ट है कीव क्लास का एयरक्राफ्ट है। और ये देखो हमारे इंडिया ने नहीं बनाया इसको, हमने रसिया से ख़रीदा इसे, रसिया से ख़रीदा। और इंडियन नेवी के लिए 2013 से ये सर्विस दे रहा है, 2013 से। इसका जो नाम है विक्रमादित्य, वो क्यों रखा गया है? उज्जैन के राजा थे, उनके नाम पे इसका नाम रखा गया है विक्रमादित्य। ये हमारा नहीं है, रसिया से ख़रीदा था। रसिया में देखो इसने सर्विस दी थी 1996 तक। सोवियत यूनियन को पहले सर्विस दी थी इसने। देखो 1991 से पहले जो ये रसिया है अभी, ये रसिया और ये आसपास के कंट्री हैं, जैसे कजाकिस्तान हो गया, या आपका यूक्रेन, बेलारूस, लाटविया, एस्टोनिया, ये रसिया के अंदर सारी कंट्री थी और इसका नाम था सोवियत यूनियन, सोवियत यूनियन। फिर इसका डिसइंटीग्रेशन हो गया 1991 में, 1991 में इसका विखंडन हो गया, डिसइंटीग्रेशन। तो ये कई भागों में बट गया। जो ये मेन लैंड थी, ये पूरी बड़ी लैंड, इसको रसिया बोल दिया, बाकी अलग अलग नाम से कंट्री इससे निकल गए, आज़ाद देश बन गए, इंडिपेंडेंट। तो पहले तो इसने सोवियत यूनियन था उसको सर्विस दी थी इस आईएनएस विक्रमादित्य ने, बाद में रसिया की नेवी को सर्विस दी थी। लेकिन 1996 में रसिया ने इसको डीकमीशन्ड कर दिया था, मतलब इससे सर्विस लेना बंद कर दिया था। बाद में 2004 में इसको इंडिया ने ख़रीद लिया था, $2.33 बिलियन देके रसिया से इसको ख़रीद लिया था 2004 में। फिर इसमें कुछ रिपेयर वर्क करके इंडिया ने इसको कमीशन्ड कर दिया 2013 में, यानी कि 2013 से ऑपरेशनलाइज्ड कर दिया और इससे सर्विस लेना स्टार्ट कर दिया। हमारे इंडिया के कोस्टल एरियाज़ के पास ये रहता है। क्या क्या फीचर्स हैं इसके? इसकी देखो जो लेंथ है ओवरऑल 284 मीटर की इसकी लेंथ है और मैक्सिमम बीम लगभग 60 मीटर का है। जो ये शिप है, देखो शिप है ये वाला जो एयरक्राफ्ट है, इसके नीचे ना, इसके नीचे जो पर्सनल हैं, कर्मचारी वगैरह बैठने के लिए जगह भी होती है। और ये वाली जो है एरिया, इसमें भी बैठने की जगह होती है यहाँ पे। तो इसमें पर्सनल कर्मचारी भी जा सकते हैं। और इसमें देखो लगभग 22 डेक्स हैं इसमें। डेक्स बोलते हैं जो पानी के जहाज़ होते हैं, उनकी छत जो होती है उसको बोलते हैं। अगर 22 शिप को मिलाया जाए, उनकी छत जितनी बड़ी होगी इतनी इसकी छत है टोटल। और 1600 कर्मचारी से ज़्यादा इसमें बैठाए जा सकते हैं, कैरी करके ले जाए जा सकते हैं। लगभग 44,500 टन का बोझ इससे ले जाया जा सकता है इस पर रख के। मैक्सिमम स्पीड कितनी है? 30 नॉट्स से ज़्यादा इसकी स्पीड है। एक नॉट्स में कितने किलोमीटर प्रति घंटा होता है? एक नॉट्स में 1.852 किलोमीटर प्रति घंटा होता है। तो आप 30 नॉट्स को मल्टीप्लाई कर दो 1.852 से,
तो आ जाएगा आपका किलोमीटर में, लगभग आएगा ये 55.56 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चल सकता है पानी में। और कितनी रेंज तक जा सकता है ये? 7000 नॉटिकल माइल तक। NMI का क्या मतलब होता है? नॉटिकल माइल। और एक नॉटिकल माइल में कितने किलोमीटर होते हैं? एक नॉटिकल माइल में किलोमीटर होते हैं 1.852 किलोमीटर। तो आप किलोमीटर में निकाल सकते हो 7000 नॉटिकल माइल को, किलोमीटर ज़्यादा ही होंगे। तो इतनी रेंज तक जा सकता है। देखो इतने सारे फीचर्स हम क्यों इसमें पढ़ रहे हैं, क्योंकि देखो भाई साहब ऐसे टॉपिक कई बार पूछे गए मेंस में, डायरेक्टली पूछ लिया जाता है। जैसे जेम्स वेब टेलीस्कोप के बारे में पूछा था, और ये INS विक्रमादित्य काफ़ी समय से न्यूज में है। और अभी हमारे इंडिया ने देखो एक इंडिजीनसली एयरक्राफ्ट भी बनाया है, एयरक्राफ्ट कैरियर भी बनाया है। उसका नाम क्या है? विक्रांत, INS विक्रांत। और इसका क्या नाम है? रसिया से खरीदा था जो INS विक्रमादित्य। तो ये दोनों आपको याद होने चाहिए। हमारी जो ड्रीम था इंडिया का वो ये था कम से कम हमारे पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर तो हों। क्यों? एक तो हमारा जो ये अरेबियन सी में कोस्ट लगता है, इस एरिया में हमारे लिए हो एक एयरक्राफ्ट कैरियर, और एक इस बे ऑफ बंगाल में हो। तो कम से कम 2 हों, और ये इंडिया का ड्रीम पूरा हो गया। हमने INS विक्रमादित्य तो हमारे पास पहले था, और हमने अपने देश में इंडिजिनसली INS विक्रांत को बना लिया। तो हमारे पास 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हो गए। दोनों के नाम आपको पता होना चाहिए। और देखो जैसे इसमें कुछ फीचर्स हैं, वो फीचर्स आप INS विक्रांत में भी लिख सकते हो। थोड़ा इसमें मॉडिफाई करके INS विक्रांत में देख लो कि कब बनाया गया, कितने मीटर का है, कितने ये टन का बोझ लेके जा सकता है, कितनी रेंज तक, कितनी किलोमीटर की स्पीड तक चलेगा। और देखो ये समुद्र में 45 दिन तक रह सकता है। इसमें 8 न्यू जनरेशन स्टीम बॉयलर्स लगे हुए हैं जो पावर देते हैं इसको। ये 30 एयरक्राफ्ट से भी ज़्यादा ये यहाँ पे एबिलिटी है कि उतार सकता है इस पे। जैसे MiG-29 के ये देखो एयरक्राफ्ट हैं, लड़ाकू विमान जो उतर सकते हैं इस पे एयरक्राफ्ट कैरियर पे। जैसे ALS ध्रुव है, चेतक हेलीकॉप्टर है, कैमोव 28, 31, सी किंग, ये इस पे उतर सकते हैं एयरक्राफ्ट कैरियर पे। इसमें बहुत सारे वीपन्स भी रखे जा सकते हैं। एंटीशिप्स मिसाइल्स जो होती हैं यहाँ से लॉन्च की जा सकती हैं इस एयरक्राफ्ट कैरियर से। एयर टू एयर मिसाइल जो हैं वो भी लॉन्च की जा सकती हैं। बॉम्ब, रॉकेट्स, ये सब इस पर मतलब इंटीग्रेट की जा सकते हैं, रखे जा सकते हैं, इक्विप्ड किए जा सकते हैं। तो यही था इसके बारे में। नेक्स्ट टॉपिक है ओपन मार्केट सेल स्कीम। प्रीलिम्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है और GS पेपर 3 के लिए मेंस में। सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो इसमें सेल करता था इस स्कीम के अंदर, उसको डिसकंटिन्यू कर दिया है। ओपन मार्केट सेल स्कीम के अंदर सेंट्रल गवर्नमेंट इसमें वीट और राइस को मार्केट में सेल करती है, मार्केट में बेचती है, तो वो बेचना बंद कर दिया है, इसलिए ये न्यूज में आई। और किसको बेचता है? कोई भी खरीद सकता है। स्टेट गवर्नमेंट खरीद सकती है, यूनियन टेरिटरी की जो गवर्नमेंट है वो खरीद सकती है, या कोई प्राइवेट कंपनी है वो खरीद सकती है। ये जो ओपन मार्केट सेल स्कीम है ये क्या है, इसके बारे में हमें जानना है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम है। इम्प्लीमेंट कौन करता है सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से? फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया करती है। और फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया क्या है? एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, 1965 में बनाई गई थी। इसके बारे में लास्ट में डिस्कस कर लेंगे। पहले ओपन मार्केट ये स्कीम है, ओपन मार्केट सेल स्कीम, इसके बारे में डिस्कस करते हैं। ये देखो, अगर मान लो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के पास सरप्लस स्टॉक है वीट और राइस का, तो वो उसे मार्केट में बेचती है। क्यों बेचती है? देखो आप सबको पता है, जब भी फसल बोता है किसान, उससे पहले गवर्नमेंट MSP अनाउंस करती है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। उस प्राइस में, उससे ज़्यादा प्राइस में फिर गवर्नमेंट खरीदती है किसानों से। गवर्नमेंट की तरफ से कौन खरीदता है? फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। और ये अपने पास उसको स्टोर करके रखता है, अनाज को, ग्रेन्स को, वीट को, राइस को। अब ये स्टोर करके रख लेता है किस लिए? ताकि फ्यूचर में, जैसे मान लो अभी स्टोर किया, अप्रैल में ख़रीद लिया गेहूँ, अब दिसंबर में या सितंबर में, अक्टूबर में, नवंबर में मार्केट में देख रहा है ये फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया कि वीट की जो डिमांड है ज़्यादा बढ़ गई, क्योंकि वीट है ही नहीं मार्केट में, गेहूँ है ही नहीं। अब इसकी डिमांड ज़्यादा बढ़ गई तो इसका प्राइस बढ़ जाएगा। अब प्राइस ज़्यादा हो गया तो भाई साहब गरीब लोग तो खरीद नहीं पाएंगे ना। अब प्राइस को ही मेंटेन करने के लिए ये क्या करता है फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया? अपने स्टॉक में से
जो इसके पास स्टॉक है वीट का या राइस का, उसे मार्केट में बेच देता है। किस प्राइस में? उस प्राइस में ही जो इसने पहले डिसाइड किया हुआ है, उस प्राइस में बेच देता है। अब इससे क्या होता है, मार्केट में वीट आ जाता है और फिर इसकी डिमांड कम हो जाती है, इसका प्राइस मेंटेन रहता है फिर। इसलिए तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या है ओपन मार्केट सेल स्कीम का, ताकि फूड ग्रेन्स की सप्लाई को बढ़ाया जा सके, स्पेशली वीट की किस सीज़न में? लीन सीज़न में, उस सीज़न में जब मार्केट में कम हो वीट और उस टाइम पे मार्केट प्राइस इसका मेंटेन रहे, और डेफिसिट रीजन में वीट भेजा जा सके, जहाँ पे वीट की गेहूं की कमी है उस क्षेत्र में भेजा जा सके। एफसीआई देखो वीकली ऑक्शन भी कराती है। ऑक्शन का मतलब बोली लगवाती है। ओपन मार्केट जो सेल स्कीम है इसमें बोली लगाती है कि भाई साहब जिसे खरीदना खरीद लो, और ये कॉमोडिटी एक्सचेंज प्लेटफॉर्म पे कराती है। कॉमोडिटी एक्सचेंज प्लेटफॉर्म है ये एनसी डेक्स, नेशनल कॉमोडिटी एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज लिमिटेड, ये समझ लो एक प्लेटफॉर्म है, पोर्टल है, उस पर जाके ऑक्शन कराती है बोली। अब स्टेट गवर्नमेंट खरीदना चाहती है या यूनियन टेरिटरी की गवर्नमेंट खरीदना चाहती है, वो इस पे जाके खरीद सकती है। बोली लगाते हैं, पहले एक प्री डिटरमाइंड प्राइस रख देता है एफसीआई। कह देगा जैसे गेहूं है, वो कह देगा कि भाई साहब देखो 30 रुपये पर केजी के नीचे नहीं बेचूंगा मैं, तो इससे ऊपर जो बोली लगाओगे आप, इससे ऊपर ही लगाओगे, नीचे नहीं लगाओगे। अब ये आएंगे स्टेट गवर्नमेंट, मान लो पंजाब की आई या फिर तमिलनाडु की आई या फिर मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट आई इस कॉमोडिटी एक्सचेंज पे, पोर्टल पे। अब वो बोली लगाएगी कि मैं 31 रुपये किलोग्राम से खरीदूंगी, और इसने स्टॉक क्या है फिक्स रखा है। मान लो इसने रखा है कि 1000 क्विंटल ही मैं बेचूंगा, जिसे खरीदना खरीद लो, और 30 किलोग्राम कम से नहीं बेचूंगा, और इससे ज़्यादा जो बोली लगाएगा उसे मैं दूंगा। अब ये स्टेट गवर्नमेंट ये बोली लगाते हैं, अब बिडिंग करते हैं। इंग्लिश में बोली को बोलते हैं बिडिंग करना, बिड। तो बिडिंग करते हैं ये, अब फिर खरीदते हैं। अब जितना अच्छा प्राइस इसको मिलता है एफसीआई को, उसको बेच देता है, इस तरह से बेचता है। और स्टेट गवर्नमेंट क्यों खरीदती हैं? देखो वो बहुत सारी वेलफेयर स्कीम चलाती है ना अपनी स्टेट में, जैसे पीडीएस स्कीम है या टीपीडीएस स्कीम है, टारगेटेड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन स्कीम, जिसमें क्या है लोगों को, गरीब लोगों को, जो बीपीएल फैमिली के बिलो पॉवर्टी लाइन में आते हैं, जो गरीब तबके के लोग, उनको राशन देना होता है ना, फ्री में देते हैं, या फिर 2 रुपये किलो अनाज देते हैं या 3 रुपये किलो राइस, इस तरह से अनाज देते हैं उन्हें पर मंथ इन स्कीम के जरिए। तो इन स्कीम के लिए स्टेट गवर्नमेंट वगैरह खरीदती हैं ऑक्शन करके। तो ये इसका एक रिजर्व प्राइस फिक्स्ड कर देता है गवर्नमेंट कि इससे नीचे नहीं बेचेंगे, और इससे ऊपर ही आप बोली लगाओगे। प्रेजेंट फॉर्म है जो ओपन मार्केट सेल स्कीम की, वो 3 स्कीम आती हैं इसमें। एक है सेल ऑफ वीट टू बल्क कंज्यूमर प्राइवेट ट्रेडर्स थ्रू ई ऑक्शन, मतलब वही प्लेटफॉर्म के जरिए कोई खरीद सकता है वीट को। एक डेडिकेटेड मूवमेंट के जरिए कोई भी, मतलब इसमें सेलिंग करता है प्राइवेट ट्रेडर्स को या कंज्यूमर को। और एक करता है सेल ऑफ रॉ राइस की, ग्रेड एक, प्राइवेट ट्रेडर्स को या कंज्यूमर्स को ई ऑक्शन के थ्रू। अब जान लेते हैं फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के बारे में। ये एक स्टैट्यूटरी बॉडी है, सांविधिक संस्था, क्योंकि एक्ट बना के इसको बनाया था। फूड कॉरपोरेशन एक्ट 1964 का एक्ट बना के 1965 में इसको बनाया था। ये किसानों से प्रोक्योर करती है, खरीदती है ग्रेन्स को, ख़ास तौर पे वीट को। और ये किसके अंदर आती है? मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन, इस मंत्रालय के अंदर आती है। हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में इसका मुख्यालय। क्या काम है इसके? ऑब्जेक्टिव क्या है एफसीआई का? टारगेट देखो यही है, एक तो फार्मर को सपोर्ट करती है ताकि उन्हें अच्छा प्राइस मिले, उनका अनाज को खरीदा जाए। दूसरा, पीडीएस सिस्टम के लिए सप्लाई देती है। इसके पास तो स्टोर है, कोई स्टेट गवर्नमेंट खरीदना चाहे खरीद सकती है इससे, ताकि प्राइस को स्टेबलाइज किया जा सके। और स्ट्रेटजिक रिजर्व रहता है इसके पास फूड ग्रेन्स का। मान लो किसी रीजन में डेफिसिट हो गया ग्रेन्स का, अनाज का, तो वहाँ पे ये ग्रेन्स को बेचती है, पहुँचाती है। तो यही था इसके बारे में। नेक्स्ट टॉपिक है जेंडर सोशल नॉर्म्स इंडेक्स 2023। मेंस के लिए जीएस पेपर 1 में या एसए के टॉपिक के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये जेंडर सोशल नॉर्म इंडेक्स। ये रिसेंटली रिलीज़ की है। किसने रिलीज़ किया, कौन रिलीज़ करता है इसको? यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम है, ये यूनाइटेड नेशन की एक स्पेशलाइज एजेंसी है, ये इसको जारी करता है। अभी 2023 की इंडेक्स जारी की है। इसमें क्या बताया गया है जेंडर सोशल नॉर्म्स के बारे में? इसमें यह बताया गया है कि महिलाओं के खिलाफ पक्षपात कितना होता है, जो मैन का, लोगों का जो एटीट्यूड है,
महिला के प्रति वो कैसा है, वो पक्षपाती है, उसका जो एटीट्यूड है वो 4 डायमेंशन में आइडेंटिफाई किया है इस इंडेक्स ने। पहला पॉलिटिकल, एजुकेशनल, इकोनॉमिक और फिजिकल इंटेग्रिटी। ये 4 जो हैं एरिया, इनमें महिला को पक्षपात देखने को मिलता है। पॉलिटिकल सिस्टम में, एजुकेशन सिस्टम में, इकोनॉमिक और फिजिकल इंटेग्रिटी। क्या क्या मेजर पॉइंट्स हैं इस इंडेक्स में? इसमें कहा है 85% ग्लोबल पॉपुलेशन को कवर किया है इस इंडेक्स ने, और इसने ये पाया 10 में से 9 आदमी महिलाओं के प्रति पक्षपात करते हैं। 10 में से 9 महिला हो या पुरुष हो, वो महिला के प्रति, महिला भी महिला के प्रति पक्षपात करती है, बाइसिस करती है। यानी कि नियरली 90% ऑफ पीपल, कम से कम उन्होंने एक बार अपने जीवन में महिला के प्रति पक्षपात किया है, बाइसिस किया है। बाइस का मतलब पक्षपात। और लगभग 25% पीपल हैं जो ये मानते हैं कि अगर आदमी औरत को पीटे तो ये बिल्कुल सही है, जस्टिफाइड है, इसमें कुछ गलत नहीं है, ये मानते हैं। चाहे महिला की गलती हो ना हो, बल्कि गलती भी हो तो पीटने का क्या मतलब है कि नहीं? कोई पशु थोड़ी नहीं है महिला। तो ये मानते हैं 25% पीपल कि महिला को पीटना, अपनी वाइफ को, पत्नी को पीटना बिल्कुल सही है, इसमें कुछ गलत नहीं है। कुछ कंट्रीज़ हैं वो ज़्यादा बाइस करती हैं। कौन सी कंट्री ज़्यादा बाइस करती हैं? जिनमें देखो ज़्यादा बाइसनेस है, जो ज़्यादा पक्षपात करती है महिला के अगेंस्ट, वहाँ पे पार्लियामेंट में भी वुमन की प्रेजेंस कम है, यानी कि पॉलिटिकल सिस्टम में भी उनकी प्रेजेंस कम है। जहाँ पे देखो माइग्रेंट वुमन हैं या ऐसी वुमन हैं जो डिसेबल हैं, जिनके हाथ पैर खराब हैं, फिजिकल हैंडीकैप्ड हैं, या इंडिजिनस वुमन हैं, मतलब ट्राइबल वुमन है कोई, तो उनका रिप्रेजेंटेशन और भी कम है, यानी कि उनके साथ और भी ज़्यादा पक्षपात होता है और उन्हें अपॉर्चुनिटी कम मिलती है उन महिलाओं को। रिसेंट एजुकेशन अचीवमेंट हुआ है, इंक्रीज हुआ है। इसने देखो इकोनॉमिक आउटकम्स में कोई ज़्यादा ट्रांसलेशन नहीं किया है और ना ही महिलाओं के लिए ज़्यादा अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड की हैं, ऐसा इस रिपोर्ट में कहा गया। तो यही था इस इंडेक्स के बारे में। नेक्स्ट टॉपिक है इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट डेवलपमेंट फंडिंग स्कीम। ये देखो प्रीलिम्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है और जीएस पेपर 3 के लिए। ये स्कीम क्या है और किसने चलाई है और इसका क्या ऑब्जेक्टिव है, टारगेट है, बस ये 2-3 बातें जाननी है। देखो इंडिया में डिजिटल इंडिया इनिशिएटिव को प्रमोट करने के लिए ये स्कीम चलाई गई है और इस स्कीम के अंदर एक पोर्टल लॉन्च किया है। इंफ्रास्ट्रक्चर फाइनेंस सेक्रेटेरिएट ने एक पोर्टल लॉन्च किया, IIPDF पोर्टल, यानी कि इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट डेवलपमेंट फंडिंग पोर्टल। किस लिए? ताकि इस स्कीम के अंदर जो भी एप्लीकेशन आती हैं वो डायरेक्ट पोर्टल पे सबमिट कर सकें। मान लो इस स्कीम के अंदर कोई लाभ लेना चाहता है तो इस साइट पे जाके, इस पोर्टल पे जाके वो अपनी एप्लीकेशन सबमिट कर सकता है। तो इस स्कीम के बारे में जानते हैं। सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, यानी कि ये सेंट्रल गवर्नमेंट ही सारा खर्चा उठाती है स्कीम में। इसमें देखो जो PPP प्रोजेक्ट हैं उनको मदद की जाती है। PPP का मतलब पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। क्या मतलब है इसका? जब देखो कोई गवर्नमेंट कंपनी और प्राइवेट कंपनी साथ मिलके आए और वो साथ मिलके किसी प्रोजेक्ट को डेवलप करें, जैसे रोड बनाएं साथ मिलके, कोई बिल्डिंग बनाएं, कोई पोर्ट बनाएं, बंदरगाह, कोई रेलवे स्टेशन बनाएं साथ मिलके, तो जब दोनों साथ मिलके बनाएंगे प्राइवेट और पब्लिक कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी, तो उसको बोल देते हैं PPP प्रोजेक्ट। तो इनके लिए ये सेंट्रल स्कीम जो है IIPDF, इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट डेवलपमेंट फंडिंग स्कीम, इस PP प्रोजेक्ट के लिए फंडिंग देती है दोनों में, चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे स्टेट गवर्नमेंट का कोई प्रोजेक्ट हो, दोनों के लिए देती है। लेकिन सारा खर्चा कौन उठाता है? सेंट्रल गवर्नमेंट इस स्कीम का अंदर। इसमें देखो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने 100 करोड़ का बजट में अलोकेट किया है इस स्कीम के लिए। और इसके साथ साथ जो PPP इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने के लिए जो फाइनेंशियल सपोर्ट दी जाती है VGF स्कीम के जरिए, वायबिलिटी गैप फंडिंग स्कीम के जरिए, उसको भी इसमें साथ में ऐड किया है। इस स्कीम में एक अप्रूवल कमेटी बनाई गई है स्कीम को लागू करने के लिए। वो अप्रूवल कमेटी में एक चेयरपर्सन होते हैं जो डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस के अंदर, वित्त मंत्रालय के अंदर डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर है, उसके जो जॉइंट सेक्रेटरी हैं वो इसके चेयरपर्सन होते हैं इस अप्रूवल कमेटी के।
और ये क्या करती है अप्रूवल कमेटी, अप्रूव करती है, सहमति देती है किस प्रोजेक्ट को फंडिंग देनी है, पैसा देना, मनी देनी है। नीति आयोग से भी इस अप्रूवल कमेटी में रिप्रेजेंटेटिव आते हैं। कुछ मेंबर सेक्रेटरी होते हैं जैसे डेप्यूटी सेक्रेटरी, प्राइवेट इन्वेस्टमेंट यूनिट और डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर्स से डेप्यूटी सेक्रेटरी आते हैं। ये जो अप्रूवल कमेटी है प्रोजेक्ट को सिलेक्ट करती है और टर्म एंड कंडीशन डिसाइड करती है फंडिंग के लिए, और फंडिंग को डिसबर्स करती है, बांटती है किसको देना, और रिकवर भी करती है फंडिंग को। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप सेल है इस डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक अफेयर के अंदर, ये इसके लिए सपोर्ट प्रोवाइड करता है इस स्कीम के लिए। तो यही था इसके बारे में। नेक्स्ट टॉपिक है लेप्टोस्पिरोसिस, ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। लेप्टोस्पिरोसिस एक बीमारी है, डिसीज है। अभी ज़्यादा रेनफॉल और फ्लडिंग आने के कारण इसके पूरे वर्ल्ड वाइड ज़्यादा केस देखने को मिले, तो हमें इस बीमारी के बारे में जानना है बस। ये एक जूनोटिक बैक्टीरियल डिसीज है। जूनोटिक का मतलब एनिमल से ह्यूमन में होने वाली बीमारी को बोलते हैं जूनोटिक। तो ये पशुओं से मानव में होती है और बैक्टीरियल है, यानी कि बैक्टीरिया से होती है बीमारी। जिस बैक्टीरिया से होती है उस बैक्टीरिया का नाम है लेप्टोस्पिरा इंटेरोगन्स, या लेप्टोस्पिरा बोलते हैं खाली। लेप्टोस्पिरा के नाम पे इस बीमारी का नाम रखा हुआ है, लेप्टोस्पिरोसिस। ये बीमारी जो वार्म ह्यूमिड कंट्री होती हैं, यानी कि जिनमें टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा होता है और मॉइस्चर भी अच्छा होता है, उन कंट्रीज़ में ये ज़्यादा होती है बीमारी, और अर्बन रूरल एरियाज़ दोनों में होती है, शहरी और ग्रामीण क्षेत्र दोनों में। ये बीमारी एनिमल में कंटेजियस है, पशुओं में फैलती है ज़्यादा। वैसे तो देखो ये ह्यूमन में नहीं होती है, लेकिन ओकेजनली ह्यूमन में भी ट्रांसमिट हो सकती है, क्योंकि जूनोटिक बीमारी है, एनिमल से ह्यूमन में आ सकती है, लेकिन बहुत ही कम चांस होते हैं। अधिकतर किस में पाई जाती है, एनिमल में। और इसे फैलाता कौन है इस बीमारी को, इसे देखो जो वाइल्ड या डोमेस्टिक एनिमल हैं वो फैला सकते हैं, जैसे रोडेंट। रोडेंट का मतलब जो कुतरने वाले पशु होते हैं, जैसे चूहा है, चूहा, रैट, उनको बोलते हैं रोडेंट। या गिलहरी होती है जो गिलहरी, सुकेरल, गिलहरी, वो रोडेंट है सब। कैटल, पशु हो सकते हैं, गाय बैल, पिग, सुअर, डॉग, कुत्ता, ये बीमारी को स्प्रेड कर सकते हैं, फैला सकते हैं। ये जो डिसीज़ है ये देखो जब किसी को हो जाती है तो वो उसको मतलब जो बैक्टीरिया है, बैक्टीरिया को आगे भी स्प्रेड कर सकता है। जो इन्फेक्टेड एनिमल है उसके यूरिन से ये बैक्टीरिया निकलता है। यूएस का एक डिसीज़ सेंटर है, यूएस सेंटर फॉर डिसीज़ कंट्रोल एंड प्रिवेंशन। इसके अकॉर्डिंग जो इन्फेक्टेड एनिमल है, मतलब जिसको ये बीमारी हो रखी है, वो उस बैक्टीरिया को इन्वायरमेंट में स्प्रेड कर सकता है फ्यू मंथ तक। जैसे आज बीमारी होगी, ये ठीक हो गया, लेकिन अगले कुछ महीने तक वो स्प्रेड करता रहेगा, और कुछ साल तक भी इन्वायरमेंट में इससे बैक्टीरिया निकलते रहेंगे, और इस बैक्टीरिया की वजह से दूसरे पशु प्रभावित हो सकते हैं, उनको भी ये बीमारी हो सकती है। 2 फेसेस में हो सकती है ये लेप्टोस्पिरोसिस बीमारी। अगर ह्यूमन को हो जाए तो देखो उसको फीवर हो सकता है, बुखार, चिल्स हो सकता है, मतलब ठंड लग सकती है, हेडेक, सिरदर्द, मसल्स एक्स, मांसपेशियों में जकड़न या पेन, वॉमिटिंग, उल्टियाँ, डायरिया, दस्त लग सकता है। और लेकिन इस फर्स्ट फेज में पेशेंट है जो बीमार आदमी है वो रिकवर हो सकता है, रिकवर हो जाएगा, लेकिन दोबारा बीमार होने के चांसेस भी होते हैं, उसके दोबारा भी हो सकता है। फिर आती है सेकंड फेज़ की बीमारी। अगर सेकंड फेज़ की हो तो ये बहुत ही ज़्यादा सीवियर होती है, बहुत ही ज़्यादा घातक होती है। इसमें किडनी फेल हो सकती है, लीवर फेल हो सकता है, मेनिंजाइटिस भी हो सकता है इसमें। इस बीमारी को एंटीबायोटिक के जरिए ठीक भी किया जा सकता है। एंटीबायोटिक दी जाती हैं बैक्टीरियल डिसीज़ को ठीक करने के लिए। तो यही था इसके बारे में। नेक्स्ट टॉपिक है सर्कुलर इकोनॉमी। प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है, जीएस पेपर 3 के लिए, एसए के टॉपिक में भी आप लिख सकते हो, ये एग्जाम्पल है जो। सर्कुलर इकोनॉमी क्या होती है, देखो इस इकोनॉमिक मॉडल में क्या होता है, जो वेस्ट है या रिसोर्सेज हैं, वेस्ट का कम से कम मिनिमाइज करना, यानी कि वेस्ट को जो जनरेट करते हो आप, जो कूड़ा कचरा ये जो वेस्ट है उसको कम से कम किया जाए, और रिसोर्स का कंजम्पशन, जो संसाधन का आप यूज करते हो, जैसे पानी ज़्यादा वेस्ट कर रहा कोई नहाने में, तो ये वेस्टेज कम किया जाए, और रीयूज को प्रमोट किया जाए। अगर कोई चीज़ दोबारा यूज की जा सकती है उसको किया जाए, रिसाइकल किया जाए वेस्ट को, और मटेरियल या प्रोडक्ट को रीजनरेट किया जाए। तो इस प्रोसेस को बोलते हैं सर्कुलर इकोनॉमी, यानी कि वेस्ट और रिसोर्स कंजम्पशन को कम किया जाए
और जितना भी हम रीयूज कर सकते हैं, रिसाइकल कर सकते हैं, उनको रीयूज रिसाइकल किया जाए। कुछ एग्जाम्पल हैं सर्कुलर इकोनॉमी के जो वर्ल्ड वाइड कुछ अपनाए गए हैं। जैसे नीदरलैंड की कैपिटल है आम्स्टरडम। नीदरलैंड जानते हो आप? कैपिटल नहीं है नीदरलैंड की, हेग है कैपिटल। तो एक सिटी है नीदरलैंड में। कहाँ पे नीदरलैंड? यूरोप में एक कंट्री है, देखो जर्मनी के पास है। यहाँ पे नीदरलैंड की एक सिटी है आम्स्टरडम। यहाँ पे एक यूनाइटेड रिपेयर सेंटर है। ये सेंटर क्या करता है? ये देखो जो रिफ्यूजी हैं, शरणार्थी, वहाँ पे कुछ रिफ्यूजी रहते हैं कुछ देश से आके यहाँ पे बसे हुए हैं, उनको टेलर की जॉब दी है ताकि वो क्लॉथ को रिपेयर कर सके। जैसे फटे पुराने कपड़े होते हैं उनको रिपेयर करते हैं, रिपेयर करके फिर उनको बेच देते हैं। एक स्टार्टअप मेडास्टर है आम्स्टरडम में। ये क्या करती है? ये देखो जब भी कोई बिल्डिंग बनाने के लिए मटेरियल खरीदता है, जैसे सीमेंट खरीदता है या ईंट खरीदता है, ब्रिक्स पत्थर खरीदता है, कुछ भी, उसको ये मॉनिटर करता है, उसे देखता है ये कहाँ पे यूज हो रहा है, और जब ये बिल्डिंग गिरी तो इसको दोबारा से रीयूज किया जाता है, इस जो भी मटेरियल है उसको। नेक्स्ट है एक क्लॉथ बॉक्स फाउंडेशन। ये एक नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है। ये क्या काम करती है? एक एनजीओ, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि गैर सरकारी संस्था। ये क्या काम करती है? ये देखो कोई लेस फॉर्च्यून इंडिविजुअल है, मान लो कोई गरीब लोग हैं, उनको ये कपड़े दान देती है। कपड़ों को ये रिसाइकल करती है और उन्हें नया बना देती है, उन कपड़ों को ये फिर दान कर देती है। एक बिन बैग रिसाइकलिंग, ये एक टेक्नोलॉजी है। ये टेक्नोलॉजी क्या करती है? ये ई वेस्ट को रिसाइकल करती है। ई वेस्ट मतलब इलेक्ट्रॉनिक सामान का वेस्ट, जैसे कोई मोबाइल ख़राब हो गया फेंक दिया, टीवी ख़राब हो गया फेंक दिया, जो उसमें इंपॉर्टेंट पार्ट यूज हो सकते हैं दोबारा से, उनको ये रिसाइकल करती है। बिग बैंग रिसाइकलिंग टेक्नोलॉजी। तो ये एग्जांपल हैं सर्कुलर इकोनॉमी के, आप लिख सकते हो इन्हें। नेक्स्ट टॉपिक है वियना डिक्लेरेशन एंड प्रोग्राम ऑफ एक्शन। देखो वियना कन्वेंशन भी एक, उससे आपको कंफ्यूज नहीं होना। वियना कन्वेंशन है जो, वो किसके लिए है? वो डिप्लोमेटिक रिलेशंस के लिए। डिप्लोमेटिक रिलेशंस के लिए मतलब जैसे हमारे इंडिया में एम्बेसडर या हाई कमीशन के ऑफिस बने हुए हैं, जैसे इंडिया में नेपाल का बना हुआ है, अमेरिका का, यूके का, बहुत सारे ऐसे इंडिया के डिफरेंट डिफरेंट देशों में एम्बेसडर के ऑफिस बने हुए हैं। जैसे आप यूपीएससी की तैयारी करते हो, आपका आईएफएस में सिलेक्शन हो जाता है, इंडियन फॉरेन सर्विस में, तो आपको एम्बेसडर की तरह भेजा जाएगा दूसरी कंट्रीज़ में सर्व करने के लिए। ये काम क्या करते हैं आप पता ही है आपको। जैसे आपको वीज़ा लेना हो किसी कंट्री का, तो आप अमेरिका थोड़ी ना जाओगे, अमेरिका का ऑफिस बना होगा इंडिया में, जिसे एम्बेसडर या कंसुलेट बोल देते हैं, उससे लोअर लेवल का होता है, तो वहाँ पे जाओगे, अप्लाई करोगे। आजकल तो ऑनलाइन हो जाता है, लेकिन फिर भी एक बार वेरीफाई करने के लिए आपको ऑफिस में जाना पड़ता है। तो ये सब कुछ काम करते हैं। या इंडिया की तरफ से रिप्रेजेंट करना है यूएस में, तो यूएस के जो एम्बेसडर हैं वहाँ रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इस तरह से काम करते हैं ये। तो ये वियना कन्वेंशन है जो, वो डिप्लोमेटिक रिलेशन के लिए। अगर मान लो किसी कंट्री में हमला कर रही है कोई दूसरी कंट्री, जैसे अमेरिका में मान लो अफ़गानिस्तान हमला कर दे, मान लो, सोच लो, वैसे इतनी हिम्मत नहीं है अफ़गानिस्तान की, पर भी सोच लो, मान लो, चलो चाइना मान लेते, चाइना अमेरिका में हमला कर दे, तो अमेरिका में जितने भी बाहर देश के ऑफिस होंगे एम्बेसडर के, जैसे यूके का, इंडिया का, पाकिस्तान का, किसी का भी, तो चाइना इस कन्वेंशन के अकॉर्डिंग, वियना कन्वेंशन है जो, उसके अकॉर्डिंग उन एम्बेसडर ऑफिस पे हमला नहीं करेगा। और वो भी जो यूएस में कंट्री, यूएस में जो है मिलिट्री आर्मी जो भी है, वहाँ पे वो प्रोटेक्ट करेंगे इन एम्बेसडर को, पूरी सिक्योरिटी प्रोवाइड करेंगे उनको, मतलब कोई नुकसान नहीं होना चाहिए इस वियना कन्वेंशन के अंडर। तो ये तो हुई वियना कन्वेंशन। अभी हम पढ़ रहे हैं किसके बारे में? वियना डिक्लेरेशन के बारे में। तो ये अलग है बिल्कुल, प्रीलिम्स और मेंस के लिए इंपॉर्टेंट है। वियना डिक्लेरेशन है ह्यूमन राइट्स से रिलेटेड, 30 साल पूरे हो गए हैं इसको, इसलिए ये न्यूज में आई। वियना डिक्लेरेशन एंड प्रोग्राम ऑफ एक्शन है, ये ह्यूमन राइट डिक्लेरेशन से रिलेटेड है। वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन राइट हुई थी एक 25 जून 1993 को। कहाँ पे? ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में। ऑस्ट्रिया यूरोप में एक देश है। यहाँ पे देखो, इधर आपको इसमें नहीं लिखा हुआ है, आपके पास बड़ा मैप होगा, वहाँ पे देख सकते हो। यहाँ पे एक ऑस्ट्रिया कंट्री है यूरोप में, उसकी कैपिटल है राजधानी वियना। यहाँ पे ये मीटिंग हुई थी, कॉन्फ्रेंस हुई थी, वर्ल्ड कॉन्फ्रेंस ऑन ह्यूमन राइट।
वहाँ से वियना डिक्लेरेशन घोषणा पत्र निकल के आया। डिक्लेरेशन को हिंदी में बोलते हैं घोषणा पत्र। मेन फीचर्स क्या हैं डिक्लेरेशन के? देखो, ह्यूमन राइट को प्रोटेक्ट करने की बात करती है, पूरे वर्ल्ड वाइड यूनिवर्सलिटी, इंडिविजुअलिटी, इंटरडिपेंडेंसी ऑफ ह्यूमन राइट, सेल्फ डिटर्मिनेशन करें हर एक कंट्री, और जो कोई ह्यूमन राइट का वॉयलेशन करता है उसके अगेंस्ट फाइट करें। और इसके थ्रू ही इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट बना था, इसी से इंस्पायर होके जो ये वियना डिक्लेरेशन हुई थी। क्या क्या एक्शन प्लान है इसके? ये देखो, यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर फॉर ह्यूमन राइट है, उसकी पोजीशन को भी स्ट्रेंथन करती है। ये जो है रिकमेंडेशन की थी यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने, इस डिक्लेरेशन वियना डिक्लेरेशन के बाद ही यूनाइटेड नेशन की जनरल असेंबली है उसने ये रिकमेंड की थी यूनाइटेड नेशन हाई कमिश्नर बनाया जाए ह्यूमन राइट के लिए, तो ये बनाया गया था। और इसमें देखो, हर एक स्टेट यानी कि कंट्री कंसीडर करता है कि उसके पास एक नेशनल एक्शन प्लान हो ह्यूमन राइट को प्रोटेक्ट करने के लिए। इसके बाद देखो, एक यूनाइटेड नेशन की ह्यूमन राइट काउंसिल है, वो भी क्या है, रेगुलर डिबेट करती है, इसके प्लान को डिस्कस करती है। जो प्रोग्राम ऑफ एक्शन प्लान है वियना डिक्लेरेशन का ह्यूमन राइट का, यानी कि उनको डिस्कस करती है यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल। एक देखो, 1948 में यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट अडॉप्ट किया गया था, मतलब एक घोषणा पत्र मानव के अधिकारों के लिए यूनाइटेड नेशन ने 1948 में ये अडॉप्ट किया था। तो इसी को प्रिंसिपल को एक तरह से वियना डिक्लेरेशन इम्प्लीमेंट करती है। और इसको भी देखो 1948 में अडॉप्ट किए 75 साल हो गए हैं इसको भी 2023 में। तो यूनाइटेड नेशन का जो डिक्लेरेशन है यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट, ये 1948 में अडॉप्ट किया गया था। वर्ल्ड वाइड चाहे कोई भी कंट्री का पीपल हो, चाहे किसी भी रेस का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी देश का हो या किसी और स्टेटस से हो, इनको ना देखते हो उसके ह्यूमन राइट को प्रोटेक्ट करना है। और इसी के अंदर 2 कोवेनेंट आई थी यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट के अंदर, 2 एग्रीमेंट साइन हुए थे। एक का नाम है इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट और दूसरा है इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट। ये 1966 में यूनाइटेड नेशन ने अडॉप्ट किए थे इस डिक्लेरेशन के अंदर। किस डिक्लेरेशन के अंदर? यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट के अंदर। ये जो दोनों डिक्लेरेशन है, दोनों मतलब ये एग्रीमेंट है, ये और यूनाइटेड नेशन का ये यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट, ये तीनों मिला के इनको बोलते हैं इंटरनेशनल बिल ऑफ ह्यूमन राइट। तो आपसे पूछ लिया जाए इंटरनेशनल बिल ऑफ ह्यूमन राइट में क्या क्या आता है? एक तो ये UDHR यानी कि यूनिवर्सल डिक्लेरेशन ऑफ ह्यूमन राइट, एक है ICCPR यानी कि इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन सिविल एंड पॉलिटिकल राइट, और एक है ये इंटरनेशनल कोवेनेंट ऑन इकोनॉमिक, सोशल एंड कल्चरल राइट। इन तीनों को मिला के बोलते हैं इंटरनेशनल बिल ऑफ ह्यूमन राइट। और इंडिया ने क्या इन पे साइन किया हुआ है? बिल्कुल, इंडिया ने भी रेटिफाई भी किया हुआ है, साइन भी किया हुआ है इन दोनों कोवेनेंट को। तो यही था इसके बारे में। नेक्स्ट टॉपिक है ई-रुपी वाउचर। ये प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, GS पेपर 3 के लिए भी। देखो, RBI ने अभी नॉन बैंक प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट है उसको परमिशन दे दी है कि वो ई-रुपी वाउचर इश्यू कर सकता है। तो क्या होते हैं ई-रुपी वाउचर, हमें इनके बारे में जानना है। ये देखो, एक कॉन्टैक्टलेस कैशलेस वाउचर है, मतलब ना तो किसी से आपको कॉन्टैक्ट करने की ज़रूरत है, टच करने की ज़रूरत है, ना ही आपको कैश देने की ज़रूरत है, कैश में पैसा देने की ज़रूरत है। इसमें क्या है, आपके फ़ोन पे एक SMS होगा, उसमें कुछ कोड होगा, या आपके पास स्मार्टफोन है तो QR कोड भी हो सकता है। अगर आपके पास मान लो जो बेसिक फ़ोन होते हैं, सिंपल फ़ोन 2G टाइप के, जिनमें व्हाट्सअप वगैरह आपका नहीं चलता, इंटरनेट नहीं चलता, उनमें भी ये ई-रुपीज़ वाउचर यूज हो सकता है। किसके ज़रिए? कोड के ज़रिए। SMS पे कोड भेज दिया जाएगा और उसके ज़रिए यूज हो सकता है। तो ये आप रिडीम करा सकते हो, रिडीम करा सकते हो इसे। रिडीम का मतलब इसका पैसा यूज कर सकते हो। इसके जो अमाउंट है उस पर कैप रखा गया है। गवर्नमेंट ने कहा है ई-रुपी वाउचर पे एक वाउचर 1 लाख से ज़्यादा का नहीं हो सकता, 1 लाख लिमिट रखी गई है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने अलाउ किया है कि ई-रुपी वाउचर को मल्टीपल टाइम्स यूज कर सकते हैं। कैसे काम करता है? देखो, आपने कभी अमेजन, फ्लिपकार्ट, मीशो इन साइट से कभी कुछ ख़रीदा है? शॉपिंग की होगी कभी। जैसे ख़रीदते हैं तो वो मान लो आपने 10,000 का माल ख़रीद लिया तो आपको कुछ वाउचर दे देते हैं। वो मान लो उन्होंने दे दिया एक 250 रुपये का वाउचर, और ये आप यूज कर सकते हो कहाँ पे? ये आप उसने सिनेमा का वाउचर दिया कि आप मूवी देखने के लिए यूज कर सकते हो। तो ये वाउचर ना आप सिर्फ सिनेमा में ही यूज कर सकते हो, वहीं पे रिडीम करा सकते हो। रिडीम का मतलब इसका पैसा आप यूज कर सकते हो सिनेमा हॉल में, कहीं और पे यूज नहीं कर सकते।
और 250 का है तो सिर्फ 250 का ही, इससे ना ज़्यादा ना कम। ई रुपी वाउचर भी कुछ ऐसा ही है। जैसे मान लो सेंट्रल गवर्नमेंट ने ई रुपी वाउचर इशू कर दिए किसी एम्प्लॉय को, अपने सरकारी एम्प्लॉय है कोई, मान लो आप आईएएस बन गए, आपको ई रुपी वाउचर दे दिया एक, ये इसमें लिखा है ये 1 लाख रुपए का ई वाउचर है, और किसके लिए, ये एम्स हॉस्पिटल के लिए, दिल्ली में जो एम्स हॉस्पिटल है उसके लिए इशू किया है। तो आप ये वाउचर लेके जाओगे, कहाँ पे है, आपके फ़ोन में एसएमएस में है एक कोड, या फिर आपके पास क्यूआर कोड है फ़ोन में। तो ये आप दिखाओगे कहाँ पे, एम्स में जाके, और 1 लाख तक का आप फ्री इलाज करा सकते हो। यहाँ से पेमेंट कट जाएगी इस कोड से। जैसे मान लो कोड है कोई ABC125 ऐसे कुछ कोड है, ये कोड दिखाओगे, वो अपनी मशीन में ये कोड डालेगा, और मान लो आपने 1 लाख रुपए का ये वाउचर था, आपने सर्विस लिए 10,000 की, तो उसमें 10,000 इंटर करेगा और 10,000 रुपये कट जाएंगे, फिर 90,000 बढ़ जाएंगे, 90,000 बच गए, फिर आप आगे यूज कर सकते हो। कहाँ पे, इसी एम्स में कर सकते हो, और ट्रीटमेंट के लिए, इलाज के लिए, कहीं दूसरी जगह इसका यूज़ नहीं कर सकते। मतलब जिस पर्पज़ के लिए ये इशू किया गया ई वाउचर, ई रुपये वाउचर, उसी पर्पज़ के लिए यूज कर सकते हैं, और जितने रुपए का है उतने रुपए के लिए, और मल्टीपल टाइम कर सकते हैं। इस तरह से ये यूज होगा। बेनिफिट क्या होगा इससे, देखो एक तो कॉन्टैक्ट लेस प्रोसेस है, कोई कॉन्टैक्ट नहीं हो रहा है, और कैशलेस है, इजी प्रोसेस है, बेसिक फ़ोन में भी यूज हो सकता है, मतलब स्मार्टफोन की ज़रूरत नहीं है, एसएमएस के जरिए कोड भेजा जा सकता है बेसिक फ़ोन में भी। इससे क्या है, डिजिटल पेमेंट और ज़्यादा हमारी कंट्री में बढ़ेगी, ये भी फ़ायदा होगा, और फाइनेंशियल इंक्लूजन बढ़ेगा हमारी कंट्री में। फाइनेंशियल इंक्लूजन को हिंदी में बोलेंगे वित्तीय समावेश, वित्तीय समावेशन या वित्तीय समावेश। क्या होता है ये फाइनेंशियल इंक्लूजन, देखो जब सभी लोगों को या किसी भी आदमी को फैसिलिटी हो, क्रेडिट की, लोन की, बैंक में अकाउंट हो, बैंक लोन भी दे, और वो निकाल भी सके पैसा जब चाहे, इन्वेस्टमेंट करना चाहता है इन्वेस्टमेंट कर सके, तो ये सब फैसिलिटी जो हो इनको बोलते हैं कि उस आदमी के पास फाइनेंशियल इंक्लूजन है। तो यही है वित्तीय समावेशन या समावेश, फाइनेंशियल इंक्लूजन। नेक्स्ट टॉपिक है सुपर इंजीनियर्ड वैक्सीन क्रिएटेड टू हेल्प एंड पोलियो। पोलियो को ख़त्म करने के लिए एक नई हाई क्वालिटी की वैक्सीन बनाई है। अभी कौन सी वैक्सीन होती है आपको पता है, एक तो इंजेक्शन वाली वैक्सीन यूज होती है, इंजेक्टेड वैक्सीन, इंजेक्शन लगा देते हैं, और एक होती है ओरल। ओरल का मतलब मौखिक, 2 बूंद जिंदगी की, आप सब ने पी होंगी बचपन में 5 साल तक, वही है पोलियो की वैक्सीन, 2 बूंद जिंदगी की। संडे को आते थे आपके घर घर पिला के जाते थे। तो ये जो पोलियो वायरस के लिए वैक्सीन बनाई है, अभी पोलियो के बारे में डिटेल में जानेंगे, और इस वैक्सीन के बारे में प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट है, और जीएस पेपर 3 के लिए भी। कुछ साइंटिस्ट हैं जिन्होंने ये वैक्सीन बनाई है, किस वजह से बनाई है, देखो कुछ पोलियो जो वायरस है, ये जब आपको पोलियो वायरस के लिए ये 2 बूंद जिंदगी की पिलाई जाती हैं, ये जो वैक्सीन बना गई है लिक्विड ओरल वैक्सीन, ये देखो पोलियो जो वायरस है ना, ये पोलियो वायरस को ही वीक कर दिया, कमज़ोर कर दिया, इससे ही ये आपकी बॉडी में डाल दिया उस वैक्सीन में। अब आपकी बॉडी में जाएगा, आपकी बॉडी में इम्यूनिटी जनरेट होगी, इसके खिलाफ एंटीबॉडी जनरेट होगी, इस वायरस को पहचान लेगी। मतलब जब फ्यूचर में अगर कोई पोलियो वायरस आपके अंदर आता है तो आपको नुकसान नहीं पहुंचा पाएगा। समझ रहे हो, ये पोलियो डिसीज़ का नाम भी, बीमारी का नाम भी पोलियो, जिसमें हाथ पैर खराब हो जाते हैं, लकवा मार जाता है, और जिस वायरस से होता है उसका नाम भी पोलियो वायरस है। तो ये आपको याद रखना है। तो इस ओरल वैक्सीन में क्या करते हैं, पोलियो वायरस को वीक करके वैक्सीन में डाल के आपको 2 बूंद जिंदगी वाली पिला दी जाती है। लेकिन कभी होता क्या है, मतलब हज़ारों में, लाखों में कुछ केस ऐसे भी आते हैं जो ये वायरस बॉडी में अंदर डाला, ये वीक डाला कमज़ोर करके, लेकिन कई टाइम पे ऐसा हो जाता है ये वायरस उधर जाके जिम करने लगता है, अपनी बॉडी बनाने लगता है। कहने का मतलब ये ताकतवर बन जाता है, और जब ताकतवर बन जाएगा हमारी बॉडी की जो इम्यूनिटी इतनी डेवलप हो नहीं पाती, प्रतिरोधक क्षमता, और जब डेवलप नहीं हो पाती हमारी बॉडी को अटैक करने लगता है, नुकसान पहुंचाने लगता है, और हमारी बॉडी को अफेक्ट कर देता है, प्रभावित कर देता है। हाथ पैर, आँख, कान, नाक कुछ भी खराब हो सकता है, लकवा मार सकता है। यानी कि जिस लिए ये दवाई दी गई थी ख़त्म करने के लिए, बल्कि वो बीमारी इसने कर दी जाके वैक्सीन ने। तो इसको क्या बोलेंगे, वैक्सीन ड्राइव्ड वायरस, वैक्सीन ड्राइव्ड वायरस। क्यों, क्योंकि वैक्सीन की वजह से हुआ है, पहले उसकी बॉडी में नहीं था वायरस। वैक्सीन तो इसलिए दी थी ताकि उसकी बॉडी में वायरस आगे फ्यूचर में अफेक्ट ना कर पाए, लेकिन वैक्सीन की वजह से उसकी बॉडी में वायरस आ गया। अब ये जब इसकी बॉडी में वायरस आ गया, ये किसी और आदमी को भी फैल सकता है,
किसी और को भी प्रभावित कर सकता है। तो ऐसे वायरस को ख़त्म करने के लिए एक सुपर इंजीनियर्ड वैक्सीन बनाई है कुछ साइंटिस्ट ने, सुपर इंजीनियर्ड वैक्सीन। तो ये दो तरह के होते हैं पोलियो वायरस, एक वाइल्ड पोलियो वायरस, मतलब आपको जो पोलियो वायरस कहीं से आया, वाइल्ड पोलियो वायरस। एक होता है वैक्सीन ड्राइव्ड पोलियो वायरस। वो क्या होता है, अभी जाना हमने, वैक्सीन के जरिए जो वायरस पनप गया, ताकतवर बन गया और वो फिर और भी लोगों को फैल गया, वो हो गया वैक्सीन ड्राइव्ड पोलियो वायरस। तो ये वाइल्ड पोलियो वायरस है जो, ये अफगानिस्तान और पाकिस्तान में ही है अभी, बाकी पूरे लगभग पूरे वर्ल्ड से ख़त्म हो चुका है। लेकिन जो वैक्सीन ड्राइव्ड वायरस है वो कहीं और कंट्रीज में डेवलप हो रहा है धीरे धीरे। तो ये इसके लिए वाइल्ड पोलियो वायरस के लिए ओरल वैक्सीन दी जाती है जो पूरे वर्ल्ड वाइड ख़त्म करने के लिए पोलियो को बहुत ही अच्छी साबित हुई है। लेकिन जो ओरल वैक्सीन है उसकी वजह से कुछ जेनेटिक इंस्टेबिलिटी हो जाती हैं और वायरस अपने आप को मुटेट कर लेता है, मतलब अपने आप को चेंज कर लेता है, और जिसकी वजह से वैक्सीन ड्राइव्ड पोलियो केसेस सामने आए हैं। तो वैक्सीन ड्राइव्ड पोलियो केसेस क्या होते हैं, वैक्सीन की वजह से ही ये वायरस फैल जाए और दूसरे कम्युनिटी में भी फैल जाए, उसको भी हो जाए जिससे वो ड्राइव्ड हुआ है वायरस, तो इसे बोलेंगे पोलियो वैक्सीन ड्राइव्ड वायरस। इसको एड्रेस करने के लिए अभी जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने एक सुपर इंजीनियर्ड वैक्सीन बनाई है। और इस पोलियो वायरस के लिए पहले ओरल जो वैक्सीन बनाई थी, कैसे बनाई थी, वायरस को वीक करके वैक्सीन में डाल दिया और बॉडी में हमारी इम्यूनिटी डेवलप होती है उस वायरस को देख के। तो ये हम ऊपर ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। लेकिन अभी देखो जो नई सुपर इंजीनियर वैक्सीन बनाई है, इसके भी कुछ चैलेंजेस हैं। चैलेंजेस क्या है, कवरेज एरिया बढ़ाना, क्योंकि दूर दराज के इलाके होते हैं, कुछ कॉन्फ्लिक्ट अफेक्टेड एरिया होते हैं, जैसे मिडल ईस्ट के कंट्री हैं उनमें वार चलता ही रहता है, जैसे इजराइल पैलेस्तीन का, या सूडान में जैसे सिविल वार चल रहा है, या लेबनान में, या टर्की में, ऐसी बहुत सारी कंट्री अफेक्ट रहती हैं। ऐसी कंट्रीज़ में अभी ये पहुंचाना तो चैलेंज ही होता है, चुनौती। पता लगा भाई साहब आप पोलियो की वैक्सीन पिलाने गए वहाँ पे सूडान वगैरह में और धर लिया किसी ने आपको ही, है कि नहीं, या यूक्रेन रशिया का वार चल रहा है, जैसे ऐसी कंट्रीज़ में पहुँचाना थोड़ा चैलेंजिंग है। तो ये चैलेंजेज है इसके सामने। तो पोलियो के बारे में जान लेते हैं थोड़ा। पोलियो को पोलियो मलाइटिस भी बोलते हैं या पोलियो बोलते हैं सिंपल। पोलियो वायरस से होता है ये वायरस, डिसीज़, बीमारी, बहुत ही फैलने वाली बीमारी होती है, कंटेजियस डिसीज़ मतलब फैलने वाली, और हमारी बॉडी में नर्वस सिस्टम है जो उसको अफेक्ट करती है। 3 टाइप के मतलब 3 टाइप के ये वाइल्ड पोलियो वायरस होते हैं। पहला जो टाइप का है वो देखो अभी एग्जिस्ट है, लेकिन अभी एफर्ट चल रहे हैं इसको इरेडिकेट करने के लिए। लेकिन टाइप 2 टाइप 3 का जो वाइल्ड पोलियो वायरस है वो पूरे वर्ल्ड से ख़त्म किया जा चुका है, हमारे इंडिया से भी ख़त्म किया जा चुका है। ये वायरस जो है इरेडिकेट कर दिया, ख़त्म कर दिया। ये टाइप 1 का बचा है, लेकिन हमारे इंडिया में ये तीनों हो चुके हैं ख़त्म। एक भी केस नहीं आया है हमारे इंडिया में पिछले कई सालों से, 2014 से। लेकिन कुछ देशों में ये टाइप 1 का जो वायरस है अभी एग्जिस्ट है, जैसे अफ़गानिस्तान में, पाकिस्तान में, इनमें है अभी। जो पोलियो है ये अधिकतर 5 साल या उससे कम उम्र के बच्चों को अफेक्ट करता है और उनकी मसल्स को, मांसपेशियों को वीक कर देता है जब ये उनमें फैलता है बच्चों में, और कभी कभी परमानेंट डिसेबिलिटी कर देता है, जिसे बोलते हैं आम भाषा में लकवा मार गया, हाथ पैर खराब हो जाता है, और इवन सीवियर केसेस में डेथ भी हो सकती है, मृत्यु भी हो सकती है इसकी वजह से। नेक्स्ट टॉपिक है, एक रिवर न्यूज में थी, ये रिवर है चिते-लुई, इसकी प्रोनाउंसिएशन मिजोरम में कुछ और भी हो सकती है, चिते-लुई रिवर। ये कहाँ पे, मिजोरम में। मिजोरम की कैपिटल आपको पता है कौन सी है, आइजोल। आइजोल में एक रेंज है, पहाड़ी है, आइजोल में एक रेंज है, पहाड़ी है, उसका नाम क्या है, बांगकोन। इसकी प्रोनाउंसिएशन कुछ और भी हो सकती है, BAWNGKAWN, बांगकोन। बांगकोन पहाड़ी है, रेंज है आइजोल में, आइजोल से ये निकलती है चिते-लुई रिवर। तो ये न्यूज़ में थी रिसेंटली। यही टॉपिक थे आज के।